डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप कुमार पटेल, आपका कैरियर के शिक्षा समिति में स्वागत है। आज मैं क्लास 12th के लिए ठोस अवस्था जो पहला चैप्टर है उसके बारे में आज जानने जा रहे हैं। और ठोस अवस्था के बारे में पढ़ने से पहले हमको ठोस के बारे में जानना जरूरी है। जब ठोस के बारे में जानना जरूरी है, जरा ये आप देखिए तो कहते हैं ठोस वे होते हैं जिनके आयतन व आकृति निश्चित होती है, उसे हम क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। ठोस के अणु बहुत पास पास होते हैं जिनके बीच में अंतरा आणविक स्थान बहुत कम होता है। जब अंतरा आणविक स्थान कम होगा तो उनके बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होते हैं। जब आकर्षण बल अधिक होते हैं तो वहां पे जो आकर्षण बल दिखाया गया है, जिसके कारण आकर्षण बल अधिक होगा तो बोलेंगे जो संसंजन बल होता है मेरा, संसंजन बल वो भी क्या होता है? अधिक होता है, जिसके कारण वे ठोस कहलाते हैं। वही ठोस हमारे क्रिस्टल जालक होते हैं। वही ठोस हमारे क्या होते हैं? क्रिस्टल जालक होते हैं। वही ठोस हमारे क्रिस्टल जालक कहलाते हैं, जिनमें क्या होती है? वह नियमित के रूप में व्यवस्थित होती है, जिसको हम ठोस की बात करते हैं। और यह जो हमारे ठोस होते हैं, जो ठोस की बात करेंगे, उनको दो भागों में बांटा गया है। पहले की बात करेंगे यहाँ पे क्रिस्टलीय होता है, दूसरे की बात करेंगे यहाँ पे अक्रिस्टलीय होता है। क्रिस्टलाइन इसको इंग्लिश में कहते हैं और इसको एमार्फस कहते हैं। एक क्रिस्टलाइन हो गया, दूसरा क्या हो गया? एमार्फस हो गया। जो हमारे क्रिस्टलीय होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, वो होते क्या है इसके बारे में जानते हैं कि बोलेंगे क्रिस्टलाइन या क्रिस्टलीय वे होते हैं जो जिनके अणु मतलब ठोस के तो दोनों प्रकार के ठोस के होंगे, लेकिन इनके कारण जो हमारे क्रिस्टलाइन होते हैं उनकी एक नियमित आकृति होती है। नियमित आकृति कहने का मतलब क्या है कि उनके अणु पास पास है तो उनके बीच संसंजन बल अधिक है, तो हमारी क्या होती है? नियमित होती है, इसको नियमित सॉलिड रूप में कह सकते हैं। और यही क्रिस्टलीय जालक की बात करेंगे, जब उनके अणु पास पास थे तो जिनके बीच संसंजन बल अधिक लग रहा था, आकर्षण बल अधिक लग रहा था, इसके कारण हमने कहा कि नियमित होते हैं। तो इसके कारण इनके गलनांक, जो इनका गलनांक है, बोलेंगे यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट है वह मेल्टिंग पॉइंट मेरा क्या होता है? अधिक होता है। जब मेल्टिंग पॉइंट अधिक होता है तो इसको बोल सकते हैं जो हमारे क्रिस्टलीय होते हैं, अर्थात हमारे क्रिस्टलीय की बात कर रहे हैं आप, जो हमारे क्रिस्टलीय होंगे वो क्रिस्टलीय हमारे क्या होते हैं? रियल सॉलिड होते हैं। हम बोलते हैं रियल सॉलिड होते हैं। जब ये रियल सॉलिड होते हैं इसको बोलते हैं वास्तविक ठोस होता है। यह मेरा वास्तविक ठोस होता है। कौन सा? क्रिस्टलीय की बात करेंगे। क्रिस्टलीय के रूप में दिखाने के लिए यहाँ पर गलनांक के रूप में लिया गया था, और गलनांक के रूप में लिया गया तो हमने बताया, तो हमने क्रिस्टलीय के बारे में इनके डिस्कशन के रूप में दिखाया। यही क्रिस्टलीय के रूप में जब हमारे ताप की बात करेंगे, जो हमारा ताप होता है उनके बीच में एक वक्र दिखाया गया है। वक्र दिखाने आइए देखते हैं। यहाँ पे आपने देखा था, यहाँ पे क्रिस्टलीय के बारे में जाना था तो हमने क्रिस्टलीय के बारे में बताया। तो उस क्रिस्टलीय केस में तो हमारा एक जो क्रिस्टलीय यौगिक की बात करेंगे, समय और ताप के बीच हमारा ग्राफीय निरूपण होता है। मतलब जो पिघले हुए, जो हमारा पिघला हुआ क्रिस्टलीय होता है, हम कह सकते हैं कि पिघला हुआ जो हमारा क्रिस्टलीय पदार्थ होगा, जो पदार्थ होगा उनको ठंडा करने पर, जब इनको पिघले हुए क्रिस्टलीय पदार्थ को ठंडा करेंगे, कूलिंग करेंगे, इसको शीतलन कहते हैं, कूलिंग करेंगे तो उनका ताप क्या होगा? धीरे धीरे घटता जाता है। जब ताप धीरे धीरे घटता जाएगा तो वो हमारे क्या होते हैं? सॉलिड में सॉलिड में परिवर्तित होना चालू जाते हैं। एक ऐसा निश्चित समय एक ऐसा आता है कि जो हमारा एक निश्चित ताप पे वो क्या होता है? सॉलिड में कन्वर्ट जाता है। इसके कारण वे डिसकंटिन्यूअस की बात करेंगे, असतत शो करने लगते हैं। मतलब इनकी जो ग्राफ होती है मेरी असतत शो करने लगती है। असतत कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि जब हमने एक पॉइंट पे ताप को इंक्रीज कराया, टाइम को पहले टेकन लिया, कम लिया यहाँ पे, तो पहले केस में मेरा ताप तो अधिक था वहां पे, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया? ताप घट रहा है समय के साथ साथ। तो हमारा जो समय के साथ साथ ताप घट रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आने के लिए, बी से सी जाने के लिए एक समय तो स्थिर रहेगा, फिर स्थिर के बाद एक समय क्या कंटिन्यूअस घटता जाता है ताप। यहाँ पर टाइम समय के सापेक्ष की बात करेगा। इसका कहने का मतलब क्या है? हमारा पिघला हुआ क्रिस्टलीय पदार्थ है, जब उसके ताप और समय के बीच में
में ग्राफ खींचेंगे तो क्रिस्टलीय यौगिक का शीतलन होगा कराता है। तो कहते हैं कि ए से बी के बीच में ताप घटाने पर, तो ताप घटाएंगे तो वो नियमित रूप में होना, मतलब सॉलिड में कन्वर्ट होना चालू हो जाते हैं, मतलब पिघले हुए क्रिस्टलीय पदार्थ की बात कर रहे हैं। तो एक समय क्या होता है, बी से सी तक जाने में मेरा स्थिर रहता है और सी के बाद मेरा क्या होता है, असतत शो करने लगता है, लिक्विड शो करने लगता है। इसके कारण क्या होते हैं, सॉलिड शो करते हैं। ये मेरे क्या होते हैं, क्रिस्टलीय का जो हमारे क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, हमारे क्रिस्टलीय ठोस की बात करें, क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करेंगे, वह उनका वक्र है ताप और समय के बीच में। यही मेरा क्या है, ये वक्र दिखा रहा है इसमें और क्रिस्टलाइन के रूप में। अब जब क्रिस्टलाइन के रूप में दिखा रहा है तो इनको जब बताएंगे यहाँ पे, जब इनको किसी चीज की तेज धारदार औजार से काटा जाता है तो वो दो मतलब इनके तेज धार जो धार होंगे औजार से काटे जाएंगे, दो चिकने सपाट में इनका कंफर्म रहता है, मतलब इनकी जो ज्यामिति होती है, ज्यामिति की बात करेंगे वह निश्चित होती है। निश्चित करने मतलब क्या है, ये दो भागों में टूटेगा, दो भागों में कटेगा तो वह क्या होगा, निश्चित करता है। देखिए इधर देख लीजिए बात फिर से आपको, जब हमने कहा क्रिस्टलीय यौगिक जो हमारा पदार्थ ठोस होंगे, जब उनको पिघला दिया जाता है पदार्थ को, तो एक समय ऐसा आता है कि जब ताप को हम घटाते हैं, तो ताप को घटाएंगे मतलब उनको कूलिंग करेंगे, शीतलन करते हैं, तो ए से बी तक आने में क्या होता है, समय लगता है, लेकिन वो ग्राफ धीरे धीरे क्या होता है, डाउन होता है, जिसके कारण कहते हैं कि वो सॉलिड में कन्वर्ट चालू होता है। बी से सी तक जाने में क्या होती है, एक नियत होती है, नी के बाद वो क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस डिसकॉन्टिन्यूअस असतत के रूप में वो घटती जाती है। तो इनकी ज्यामिति की बात करेंगे, निश्चित शो करता है। तो यहाँ पे जब ज्यामिति निश्चित होगा, दो भागों में काटेंगे तो इनकी जो आकृति होगी दो भागों में टूटेगा, दोनों का भाग निश्चित होगा। ये मेरा क्या है, वक्र की बात। देखिए मैंने क्या बताया, क्रिस्टलीय यौगिक का शीतलन वक्र के बारे में बताया। तो हमने कहा था कि ये समय के साथ समय मेरा बढ़ता जाता है, एक समय पे तो ताप मेरा घटता जाता है, तो एक समय क्या होता है, स्थिर रहता है। तो हमने क्रिस्टलीय गुण में बताया, तो वह मतलब ताप जमने तक वो मेरा क्या होता है, नियत होता है। ताप तक हम कम करते हैं, कम करने के बाद एक नियत होता है, उसके बाद डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, असतत के रूप में चल जाता है। उसके बाद जो हमारा अक्रिस्टलीय होता है, इसको अमार्फस कहते हैं। और क्रिस्टलीय ठोस की बात करेंगे यहाँ पे, तो हमारे वहां पे नियमित ठोस था, तो यहाँ पे क्या होगा, अनियमित की बात करता है, यह मेरा अनियमित दिखाता है। जब अनियमित दिखाएगा तो जो क्रिस्टलीय होते थे, क्रिस्टलीय में दीर्घ परास अणु होते हैं, हमारा दीर्घ परास दिखाता है, और जो अक्रिस्टलीय होते हैं उसमें लघु परास होते हैं। हमारे जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसमें हमारे क्या होते हैं, लघु परास होते हैं। जब लघु परास होंगे तो हमने कहा यहाँ पे वो अनियमितता को शो करता है, मतलब इनके आकार कोई अनिश्चित होती है, ये नहीं है कि मेरा ये निश्चित आकार शो करेगा, हमारे अनिश्चित शो करने लगता है। अक्रिस्टलीय ठोस की बात करेंगे कि इसमें लघु परास होते हैं, इसमें दीर्घ परास होते हैं। दीर्घ परास होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, हमारे क्रिस्टलीय ठोस दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे हमारा अक्रिस्टलीय की बात करेंगे, तो जरा इनके बीच में जो अक्रिस्टलीय ठोस की बात करेंगे, यहाँ पे जो अनिश्चित की बात किया अनियमित दिखा रहा है, तो उसमें लघु परास दिखा दे रहा है। अब जब लघु परास है तो जिनके बीच में इनका जो गलनांक होता है, हमने गलनांक की बात किया, जो गलनांक दिखाई देता है यहाँ पे, यह गलनांक में क्या होता है, बहुत कम होता है यहाँ पे। अब गलनांक कम होता है तो आपने इसको देखा था, ये मेरा वास्तविक ठोस कहलाता है, और यह मेरा क्या होता है, आभासी ठोस होता है। कम गलनांक होने के कारण जब द्रवावस्था में पाए जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, यहाँ पे हम उसको सुपर कूल्ड कहते हैं। यहाँ पे मतलब अति शीतित पदार्थ, अति शीतित द्रव की बात करेंगे तो हमको सुपर कूल्ड कहते हैं। यहाँ पे इसको हिंदी में कहेंगे अति शीतित ठोस की बात करेंगे। अगर हम इसमें देख लिया जाए कि जो अति शीतित सुपर कूल्ड आभासी ठोस की बात किया, गलनांक कम होने के कारण ये मेरा क्या होता है, आभासी ठोस कहला गया। जब आभासी ठोस कहला गया तो इनमें अक्रिस्टलीय के लिए जो हमारा डिस्काउंट, मतलब इसमें तो क्या ताप घटाने के बाद एक समय स्थिर के बाद घट रहा था, एक नियत समय होने के बाद, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें अक्रिस्टलीय की बात करेंगे, सीधे एक अक्रिस्टलीय पदार्थ की बात करेंगे। कोई पिघला हुआ, मतलब यहाँ बोल देंगे यहाँ पे क्या कि पिघला हुआ अक्रिस्टलीय पदार्थ जो हो गया, जो हमारा अक्रिस्टलीय पदार्थ होता है, उस केस में जिस ताप से शुरू होता है वो सीधे क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस चल जाते हैं, इसमें कोई स्थिर की बात नहीं होती है, मतलब क्या होंगे, सतत होते हैं, जिसको हमने कह दिया कॉन्टिन्यूअस।
मतलब पिघले हुए पदार्थ, क्योंकि आभासी होते हैं और इनके गलनांक कम होते हैं। गलनांक जब कम होंगे तो एक ही पदार्थ, एक ही कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे, वो सीधी रेखा में कॉन्टिन्यूअस चलते जाते हैं। जब कॉन्टिन्यूअस चलते जाएंगे तो हमने कह दिया क्या है यहाँ पे, तो यह हो गया अक्रिस्टलीय यौगिक का शीतलन वक्र है। समय और ताप में बीच, मतलब बोल देंगे समय और टाइम एंड टेम्परेचर के बीच में एक ग्राफ है, उसमें क्या था डिसकंटिन्यूअस, पहले हमने ताप को घटाया फिर स्थिर किया, फिर उसके बाद डिसकंटिन्यूअस दिखा रहा था। अब इसमें क्या था, एक लगातार एक पॉइंट शुरू हुआ तो बीच तक जाते जाते मेरा कॉन्टिन्यूअस हो गया था, सतत हो गया था, तो क्रिस्टलीय पदार्थ को लिया गया था। लेकिन इसकी जो आकृति को तेज औजार धार से काटा जाता है, जब तेज धार से काटा जाता है इसमें अक्रिस्टलीय को, तो इनकी जो ज्यामिति होती है निश्चित नहीं होती है, निश्चित होती है, कोई छोटा कोई बड़ा ऐसे। लेकिन उसमें क्या था, जब तेज धार औजार से काटा गया था तो उसमें दो मतलब ये दो बराबर भाग में कटे थे, लेकिन ये बराबर भाग में नहीं करते हैं। तो यहाँ पे इनके बीच में हमने क्या दिखाया, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय के बारे में मैंने क्या किया, यहाँ पे इनको बता दिया। पहला क्रिस्टलीय के बारे में दिखाया था, दूसरा क्या था अक्रिस्टलीय के बारे में बताया, और अक्रिस्टलीय के बारे में बताया तो ये मेरे क्या थे, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय के टॉपिक के बारे में थे, मैंने बता दिया। चलिए फिर देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे जो क्रिस्टलीय के बारे में बताया था, क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय के बारे में। अब इस क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं। मतलब क्रिस्टलीय ठोस के ठोस के बंधों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों को 4 वर्गों में बांटा गया है। 4 वर्गों की बात किया, पहला आयनिक क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल, सहसंयोजक क्रिस्टल, धात्विक क्रिस्टल। तो जो हमारा आयनिक क्रिस्टल है वो मेरा आयनिक क्रिस्टल की बात करते मेरा होता क्या है, तो आयनिक क्रिस्टल की बात करेंगे यहाँ पे क्या होगा कि जब कोई धात्विक होते हैं, जैसे तो हमारे धात्विक होंगे, वो धात्विक जो यौगिक बनेंगे वो धन आयन और दूसरा क्या होगा ऋण आयन से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पे कह देंगे जो यौगिक बना उसमें धन आयन और ऋण आयन कंपल्सरी होता है। आयनिक मतलब जो अपने धन आयन और ऋण आयन में क्या आसानी से ब्रेक होते हो, टूटते हो, तो हमारे क्या होते हैं वो आयनिक क्रिस्टल कहलाते हैं। हमारे आयनिक के रूप में जो धन आयन और ऋण आयन क्या होती है उपस्थित दिखाया जाता है। तो जब धन आयन और ऋण आयन है, तो जब धन आयन और ऋण आयन दोनों अपने आयनिक क्रिस्टल में टूट जा रहे हैं, तो इन केस में क्या होगा, उनके बीच जो हमारी आकर्षण बल होती है, मतलब बोलेंगे कि जो स्थिर वैद्युत बल होती है, विद्युत आकर्षण बल की बात करते हैं यहाँ पे, हमारे व्यक्ति धन आयन और ऋण आयन के कारण अपने आयनों में क्या होते हैं टूट जाते हैं। धन आयन की बात करें, ऋण आयन की बात करें, तो इन केस में इनका केस बताने के लिए जो हमारे आयनिक क्रिस्टल है जो अपने आयनों में टूट रहे हैं, तो आयनों टूटेंगे तो जिनके बीच हमारा क्या होता है, इसको कह सकते हैं कि वैद्युत संयोजक का कार्य करेगा, मतलब ये अपने आयनों टूटने के कारण वैद्युत संयोजक का वर्क करने लगेगा, जिसके कारण जब अपने आयनों टूटेगा तो इनकी जो आयनिक ऊर्जा होगी, जो हमारी आयनिक ऊर्जा होगी या गलनांक की बात करेंगे, गलनांक जो होगा ये हमारे क्या होते हैं, उच्च होते हैं, अधिक होते हैं। जब आयनिक ऊर्जा और गलनांक यहाँ पे अधिक होते हैं इन केसेस में धन आयन ऋण आयन उपस्थित, आयनिक क्रिस्टल मतलब इसमें धन आयन ऋण क्या हो प्रेजेंट हो, तो तब धन आयन और ऋण प्रेजेंट हो, तो इनके कारण इनके बॉन्ड आयनों को तोड़ने के लिए हमको बाहर से अलग से एनर्जी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ऊर्जा के लिए यहाँ पे क्या होगी, हमारी जब इस आयन को रूप में ब्रेक करेंगे तो उनकी गलनांक और आयनिक ऊर्जा क्या होती है यहाँ पे उच्च होती है। जब यहाँ पे गलनांक और आयनिक ऊर्जा की बात करें उच्च होती है, तो इन केस में जैसे एग्जांपल की बात करेंगे, हमने पोटेशियम क्लोराइड ले लिया, सोडियम क्लोराइड ले लिया, इन दोनों का जलीय विलयन जब दिखाया, जब जलीय विलयन दिखाया यहाँ पे, तो अगर ठोस अवस्था में इन दोनों को लिया जाए, जलीय विलयन ना किया जाए इस समय, अगर ठोस अवस्था में लिया जाए तो ये विद्युत के कुचालक होते हैं। जब विद्युत के कुचालक मतलब हमारा इससे है धन आयन और ऋण आयन की बात करेंगे, वो अपने आयनों में ब्रेक नहीं होते, इसके कारण इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो पाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो पाएंगे तो विद्युत के कुचालक नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे विद्युत की बात करेंगे यहाँ पे दिखाने के लिए, तो जो विद्युत हमने कहा कि विद्युत के कुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं। यह कब होंगे कुचालक, जब ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं तब होते हैं कुचालक। अगर इनको गलित अवस्था की बात करेंगे आप दिखाने के लिए, जब हमने गलित अवस्था में कर दिया, गलित अवस्था कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, जब हमने विलयन की बात कर दिया, जब विलयन बना दिया, यही यौगिक यही जब विलयन बन गया तो यही क्या हो जाते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। तो हमने विद्युत के सुचालक की बात कर दी यहाँ पे गलित अवस्था में, तो हमने कह दिया क्या कि तो ठोस अवस्था में तो विद्युत के कुचालक थे, और गलित अवस्था में जो हमारे धन आयन और ऋण आयन की बात करेंगे वो अपने आयनों में टूट जाते हैं। आयनों में टूटने के कारण क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाते हैं। जब फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाएंगे तो विद्युत के सुचालक शो करने लगते हैं। और
बाकी जो 3 टॉपिक है यहाँ पे आणविक क्रिस्टल, सहसंयोजक क्रिस्टल, धात्विक क्रिस्टल, ये आपको नेक्स्ट क्लास में अपलोड किया जाएगा मेरा वीडियो। आज के लिए धन्यवाद।